नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज आपको देख कर जैसा लग रहा होगा, हम पढ़ने वाले हैं मेंडल्स लॉ। आज हम अपने मेंडल्स के तीनों नियम पढ़ेंगे। उन्होंने तीन नियम उनके क्या क्या थे ये पढ़ेंगे, और उन्हें क्यों द फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। आज हम इसका भी इसके ऊपर से ही पत्रता उठाएंगे कि उन्होंने ऐसे क्या काम करे थे। तो मेंडल ने अपने जीवन काल में, अपने वैज्ञानिक काल में हेरिडिटी के ऊपर तीन नियम दिए थे: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जिसमें से उनका लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रद्द कर दिया गया था, क्योंकि यह हर जगह एप्लीकेबल नहीं था। बट जो उनका दूसरा नियम था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो हर जगह एप्लीकेबल था और इसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी करा गया था। बट मेंडल के नियमों को जानने से पहले हम यह जानते हैं कि मेंडल कौन थे। तो मेंडल का नियम 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था, और वो एक ऑस्ट्रिया में ही एक पादरी या फिर पादरी के रूप में वहाँ के चर्च में काम करते थे। उन्होंने अपने जीवन के 7 साल अपने नियमों पे काम करने में लगा लिए। जो उन्होंने अपने नियमों पे काम करा था, किस पौधे पे करा था? उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पाइजम सटाइवा पौधा लिया था, जिसका पूरा नाम पाइजा सटाइवा एल है। ठीक है, इसको हम सब लोग उसके नाम जानते हैं, पी के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने पाइजम सटाइवा क्यों लिया था? पाइजम सटाइवा लेने के 5 कारण हैं जो थे। पहला, ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट था। दूसरा, इसमें बहुत ज़्यादा करेक्टर्स थे। तीसरा, इसमें जो नंबर्स ऑफ एक सेल्फ पॉलिनेशन का प्लांट था। सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट था, इसमें इमैस्कुलेशन करना आसान था, तथा इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन वो भी आसान था। अब उन्होंने इसके कौन कौन से ऐसे करेक्टर्स देखे थे? तो मेंडल ने अपने पाइजम सटाइवा के पाइजम सटाइवा के 7 करेक्टर लिए थे, या फिर 7 करेक्टर्स को देखा था, जिसको देखकर लगा कि हाँ, मुझे ये पौधा लेना चाहिए, इस पे काम करूँगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लगेगा। तो उन्होंने मेनली उसके पॉड से, उसके सीड से और उसके प्लांट स्ट्रक्चर से करेक्टर्स लिए थे। जो हमारे पॉड से उन्होंने करेक्ट लिए थे, पॉड माने जो मटर का छिलका होता है, उसे पॉड कहते हैं। ठीक है, तो पॉड का पहला जो करेक्टर था, पॉड का शेप। दूसरा करेक्टर था पॉड का स्थान। जैसे कोई जो उन्होंने पॉड का स्थान दिया था, वो था अंदर, मतलब कोई पॉड टहनी के बाहर लग रहा है, कोई अंदर लग रहा है, ये। और तीसरा था पॉड का कलर। ठीक, फिर उन्होंने सीड में लिया था। सीड में उन्होंने 3 करेक्टर लिए थे: सीड का शेप, सीड का साइज और सीड का कलर। और जो हमारा प्लांट स्ट्रक्चर था, उन्होंने प्लांट स्ट्रक्चर में हमारे 2 करेक्टर लिए थे, जो थे प्लांट की हाइट। मेनली एक ही था, 2 तो गलती से मैंने बोल दिया। मेनली एक ही करेक्टर लिया था, प्लांट की हाइट, टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट। अब हम बात करते हैं अपने पहले नियम जो मेंडल ले रहा था, द लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। जैसे इस लॉ के नाम से लग रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि इसमें एक करेक्टर दूसरे करेक्टर के ऊपर डोमिनेंस शो करता है। तो पहले हम लिखते हैं द लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें मेंडल ने 2-3 बातें और थी। मेंडल ने क्या, 2-3 बातें होती हैं जो हमें जाननी होती है। पहला, हेट्रोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी। हेट्रोजाइगोसिटी क्या होती है? जैसे 2 डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टर होते हैं। जैसे जब हम खाली एक करेक्टर के बारे में या फिर किसी एक करेक्टर के लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो उसे होमोजाइगोसिटी कहते हैं। जैसे ब्लू ब्लू, रेड रेड, तो एक करेक्टर हुए। अब हम 2 करेक्टर भेजे, जैसे ब्लू के साथ उसकी हाइट, जैसे रेड के साथ उसका बौनापन, तो ये हेट्रोजाइगोसिटी हुई। ठीक है, तो इसमें हम खाली जो होमोजाइगस करेक्टर होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो जैसे हमारे ये करेक्टर हो गए टॉल प्लांट और ये हमारे डॉर्फ प्लांट है। ठीक, इस पूरे को जीन कहते हैं। ठीक, और इसके एक सेगमेंट को कहते हैं अलील। ऐसे इस पूरे को क्या कहेंगे? जीन, और इसके एक सेगमेंट को अलील। तो इन्होंने, मेंडल्स ने एक और बात बताई थी कि जो खाली जीन के अलील जो पार्ट होता है, वो हमारे फ्यूजन में या फिर फ्यूज़ करने के लिए जाता है, पूरा जीन कभी नहीं जाता।
ठीक। तभी जो हमारे 50% जो करेक्टर होते हैं जन्म क्लास के दौरान फ्यूज़ करते हैं, या फिर जो 50% करेक्टर होते हैं हमारे पेरेंट्स से हमारे प्रोजेनी में आते हैं। ठीक। तो जो हमारा पहला फ्यूज हुआ तो हमें मिला सारे के सारे टॉल प्लांट। ठीक। मतलब कहने का ये है, जब हमारे टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट का आपस में फ्यूज हुआ तो जो हमारा F1 जनरेशन आई, ठीक, उस जनरेशन में हमें सारे के सारे प्लांट टॉल मिले। इसलिए जो इसमें एक करेक्टर ने दूसरे करेक्टर के ऊपर अपनी डोमिनेंसी शो कर दी तथा दूसरा करेक्टर अपना रिसेसिवनेस शो कर दिया। इसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ रिसेसिवनेस भी कहते हैं। इसी के चलते मेंडल के सामने दो और अलग अलग परिणाम आए जिनको हम द लॉ इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस भी कहते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो होती है जब एक करेक्टर दूसरे के ऊपर पूर्ण रूप से हावी नहीं हो पाता, और को डोमिनेंस होती है जब दोनों ही करेक्टर आपस में एक दूसरे के ऊपर हावी होते हैं। मतलब 50% करेक्टर ये भी, 50% करेक्टर वो भी। इसका उदाहरण सबसे अच्छा है ब्लड ग्रुप। जब हमारा ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप के साथ मिलता है तो जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो हमारा को डोमिनेंस का उदाहरण होता है। वो हम इसके अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है, को डोमिनेंस क्या होती है, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस, ये सब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आप द लॉ ऑफ डोमिनेंस याद रखिए। अब अपने द सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं जिसका नाम है द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी के नाम से भी जानते हैं। अब हम अपने दूसरे लॉ की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी या फिर यूनिवर्सल लॉ के नाम से भी जानते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर एक चीज़ पे एप्लीकेबल है और ये वाइडली एक्सेप्टेड भी करा गया है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इस लॉ में क्या था, जो हमारी F1 जनरेशन आई थी मेंडल ने क्या करा, उसी से सेल्फ क्रॉस कराया तथा जो उसको F2 जनरेशन मिली उसको हर एक करेक्टर अपने अपने में सेग्रीगेटेड होता हुआ दिखा, जो हम अभी ब्लैक बोर्ड पे फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं। जैसे ये हमारे टॉल प्लांट, इनका क्रॉस हुआ हमारे डॉर्फ प्लांट से। ठीक। इनके लील्स गए F1 जनरेशन में क्रॉस करा, हमें मिले सारे टॉल प्लांट इन F1 जनरेशन। बट when they have crossed between themselves in F1 generation, which Mendel does, they will get the different segregated characters in them, which are तो जैसा हम डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं कि जब मेंडल्स ने अपने F1 का सेल्फ क्रॉस कराया तो उसको चार तरह के अलग अलग तरह के परिणाम मिले जो थे। उसको एक मिला, दो तो उसको एकदम प्योर मिले जिसमें कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं था, एकदम टॉल प्लांट्स और एकदम डॉर्फ प्लांट। बट उसको दो जो करेक्टर मिले वो मिले थे उसको हाइब्रिड प्लांट, जिसमें जो दो करेक्टर हाइब्रिड जिसमें टॉल के भी लक्षण थे और डॉर्फ के भी लक्षण थे। इसका उदाहरण हम अपने रियल लाइफ से भी ले सकते हैं कि अगर किसी माँ बाप के 4 बेटे हैं तो जो पहला बेटा होगा उसकी हाइट ज़्यादा लंबी होगी, तो बाद के 2 बेटे होंगे उनकी हाइट मीडियम होगी, ना ज़्यादा लंबी और ना ज़्यादा कम। बट जो चौथा बेटा आएगा उसकी हाइट एकदम बौनी होगी, मतलब उनकी तीनों की कंपैरिजन में उसकी हाइट कुछ ज़्यादा कम होगी। ठीक। इसका हम उदाहरण ऐसा जो रियल लाइफ में से हम उदाहरण ले सकते हैं, ये सबसे बेस्ट उदाहरण है। अब जो हमारी F2 जनरेशन आई इसमें हम अपना मेंडल्स ने क्या करा, इसका जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो निकाला। जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जीनोटाइपिक रेशियो होता है जो हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है उसे हम अपना जीनोटाइपिक रेशियो बोलते हैं, और जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस होती है जैसे कोई लंबा दिखता है, कोई मोटा दिखता है या कोई कैसा भी दिखता है, ये उसकी फिनोटाइपिक अपीयरेंस होती है। तो जैसे हम इसमें देख सकते हैं इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो आएगा वो हमारा 3:1 आएगा, क्योंकि इसमें जो 3 प्लांट हैं उसमें टॉल के लक्षण हैं, मतलब देखने में वो 3 टॉल लगेंगे। बट जो हमारा जीनोटाइपिक लक्षण आएगा, जीनोटाइपिक वो कि वो जेनेटिकली भी प्योर है। ठीक।
तो जेनेटिकली जो हमारा जीनोटिपिक रेशियो आएगा वो आएगा 1:2:1, क्योंकि हमारे दो प्लांट ऐसे हैं जिसमें हमारे टॉल के और डॉर्फ के लक्षण हैं, बट हमारे एक एक प्लांट ऐसे हैं जिसमें प्योरली टॉल के और प्योरली डॉर्फनेस के लक्षण हैं। तो ये था हमारा मेंडल का दूसरा नियम जिसको वाइडली एक्सेप्ट करा गया। अब हम इसके बाद अपने तीसरे नियम द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ऐसा लॉ है तीनों में से जिसमें मेंडल ने अपने हेट्रोजाइगस करेक्टर्स लिए थे, यानी कि जो अभी तक हम लॉ कर रहे थे उसमें हम खाली एक तरह के करेक्टर्स ले रहे थे, जैसे खाली सीड का साइज या फिर सीड का शेप, पॉड की हाइट, पॉड का शेप, प्लांट की हाइट, ये सब। बट हम इसमें दो करेक्टर्स के साथ, दो डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टर के साथ डील करेंगे, जैसे सीड का शेप और सीड का कलर, पॉड का लगने का स्थान और पॉड का शेप, ऐसे। ठीक, तो हम मेनली इसमें लेते हैं सीड का शेप और सीड का कलर। तो सीड का शेप हम लेते हैं येलो और सीड का हमारा शेप हो जाएगा रिंकल्ड। ठीक, इसमें हो जाएगा हमारा वाइट और राउंड। ठीक, अब इसमें जैसे पहले दो नियमों की तरह भी हमारे अलील्स जाएंगे क्रॉस करने के लिए। ठीक, और ये हमारी F1 जनरेशन आ जाएगी। अब F1 जनरेशन में क्या होगा, हम इनका वापस से जैसे हमने दूसरे लॉ में कराया था इनका सेल्फ क्रॉस कराएंगे। ठीक, तो हम इसको आसान करने के लिए दो भागों में बांट लेते हैं। ये हो गए हमारे पेरेंटल करेक्टर्स। तो अब हम इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्टर साथ इनका क्रॉस कराएंगे। जब इन मेंडल्स ने इनका क्रॉस कराया था तो उसको 16 तरह की डिफरेंट प्रोजेनिस मिली थी, यानी कि हर एक प्रोजेनी के पास अपने अपने डिफरेंट टाइप के करेक्टर्स थे। हमने 4 करेक्टर लिए डिफरेंट टाइप के, 1 2 3 4, तो हमें 16 प्रोजेनिस मिलना तय था पहले से ही। तो कैसे मिली, उसके लिए हम ऐसे फ्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक, अब इसमें मेंडल ने क्या करा, हर एक करेक्टर्स का एक अपने करेक्टर साथ क्रॉस कराया और जो उसको प्रोजेनी मिली वो हम अभी लिख देंगे। जैसा हम इस चार्ट में देख सकते हैं, हमने इन दोनों करेक्टर्स का आपस में क्रॉस कराया या फिर हमने F1 जनरेशन का इसका सेल्फ क्रॉस कराया, तो हमें टोटल नंबर ऑफ करेक्टर 16 मिले। अब जब मेंडल ने इनका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो निकाला तो जो इनका फिनोटिपिक रेशियो आया वो आया 9:3:3:1, यानी कि इसमें जो 9 प्रोजेनिस थी वो ऐसी थी जो पूर्ण रूप से राउंड और येलो थी। ठीक, तीन और तीन मतलब कि 6 हमारी हाइब्रिड थे और एक था वो पूर्ण रूप से प्योर था। ठीक, तो लिखते हैं आप अपने फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, 9:3:3:1। अब मेंडल ने क्या करा, इसका जीनोटाइपिक रेशियो बताया कि जीनोटाइपिक स्ट्रक्चर इसका कैसा है। ठीक है, इसका जीनोटाइपिक रेशियो आया वो आया 1:2:2:4:1:1। ठीक, यानी कि जो हमारे 9 करेक्टर्स थे उसमें से एक अपना पूरा प्योर करेक्टर था, 2 उसमें भी हाइब्रिड थे और 4 हमारे पूरे प्योर करेक्टर थे।
ठीक, हमारे 3 में भी एक प्योर था, 2 हाइब्रिड थे, इसमें भी एक प्योर था, एक हाइब्रिड थे, और ये तो पहले से ही अपना प्योर था ही। तो ये था हमारा मेंडल का तीसरा नियम, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने ये नियम 1855 में दिए थे और 1900 ईस्वी में बैटसन ने इनको वापस से रिवाइज करा था। ठीक, तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।